आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है किसी मैग्नेटिक फील्ड b में एक एंगल थीटा पर v वेलोसिटी से मूव करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड b चार्ज पार्टिकल q पर एक फोर्स अप्लाई करता है Fm इक्वल QEB sin थीटा, जहां थीटा जो है ना चार्ज की वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन b के बीच का एंगल होता है। क्लियर? फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड b on a charge q moving with velocity v at an angle theta। तो क्या होता है जब कोई चार्ज q मैग्नेटिक फील्ड b में v वेलोसिटी से एक थीटा एंगल पर मूव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड b चार्ज q पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स को Fm से डिनोट करते हैं। Fm इक्वल होता है QVB sin थीटा। तो टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो हम उसकी मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो है टोटल तीन सिचुएशन है, तीन अलग अलग कंडीशन है। इसमें से कंडीशन वन है, कंडीशन वन है जब चार्ज q मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है वेलोसिटी v से। ठीक है, व्हेन चार्ज q एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड in its parallel direction। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड है b। तो ये कोई जो ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसका मैग्नीट्यूड है b। क्योंकि b एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे। अब एक चार्ज q है जो मैग्नेटिक फील्ड b में इसके पैरेलल डायरेक्शन में एंटर करता है और इसकी वेलोसिटी है v। क्योंकि वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब मैग्नेटिक फील्ड b वेलोसिटी v की डायरेक्शन में होता है तो थीटा इक्वल हो जाता है 0। तो Fm इक्वल क्या होता है? QEB sin थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू है 0। तो Fm इक्वल हो जाएगा QVB sin 0। और sin 0 की वैल्यू क्या होती है? sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो क्योंकि sin 0 0 है तो Fm इक्वल QVB sin 0 के प्लेस पर 0 राइट करेंगे तो 0 इंटू QVB हो जाएगा 0। मीन्स चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल q वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में उसकी पैरेलल डायरेक्शन में उसमें एंटर करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो जब चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज जो है ना जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ सीधा निकल जाएगा। और जब चार्ज सीधा निकल जाएगा तो इसकी मोशन का जो पाथ होगा ना वो कैसा होगा? लीनियर। मतलब ये एक लीनियर पाथ पर मूव करेगा। द पाथ ऑफ चार्ज विल बी लीनियर। मतलब इसका जो पाथ होगा वो होगा लीनियर। ठीक है, ये कंडीशन वन है जब चार्ज पार्टिकल q मैग्नेटिक फील्ड में उसकी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से वो सीधा पाथ निकल जाता है। उसकी मोशन का जो पाथ होता है वो होता है लीनियर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कंडीशन टू। कंडीशन टू,
तो कंडीशन में चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन में उसमें एंटर कर रहा है, ठीक है। कंडीशन 2 में मान लेते हैं कि चार्ज Q जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है। व्हेन ए चार्ज Q enters in a uniform magnetic field in its perpendicular direction। तो क्या होता है जब कोई चार्ज Q यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा हो जाएगा 90 क्योंकि चार्ज Q जो है मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। तो Fm इक्वल होता है QEB sin थीटा, तो Fm इक्वल हो जाएगा QVB sin 90 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 क्योंकि sin 90 होता है 1, तो Fm इक्वल हो जाएगा QVB sin 90 1, तो मल्टीप्लाई राइट करेंगे 1 तो Fm आ जाएगा QVB। मतलब इस बार उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा QEB, ठीक है। तो जब किसी चार्ज Q पर मैग्नेटिक फील्ड B में कोई फोर्स अप्लाई होगा तो अब क्या होगा, वो चार्ज जो है ना जब मूव कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो फोर्स लगने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि अब चार्ज किस डायरेक्शन में किस पाथ पर मूव करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मान लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की डायरेक्शन में है। मतलब ये किस तरह से है, ये जो है ना कुछ इस तरह से है कि अगर हम बोर्ड के परपेंडिकुलर लाइंस ले लें इस तरह से, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर उसके प्लेन के अंदर जा रहा है इस टाइप से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से अंदर जा रही है, इस टाइप से अंदर जा रही है, ठीक है, ये सभी लाइंस। अब एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री पर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की डायरेक्शन में है तो चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर किस तरह से एंटर करेगा। तो मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल जो है ना इस डायरेक्शन से आ रहा है, इस डायरेक्शन से, मतलब इस तरह से जा रहा है अंदर की तरफ। तो अगर चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड B में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ QVB, और जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई होता है वो मूव कर रही है तो उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट जो है अपने मोशन का जो पाथ होता है उसे चेंज करके किसी दूसरे पाथ पर मूव करने लगती है, ठीक है। तो जब चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड B में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और चार्ज पार्टिकल इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने पर उस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ जिसके कारण वो जो है किसी और डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख लें और मिडिल फिंगर को चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में रखें तो थंब जो होता है ना ये चार्ज पर अप्लाई होने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इंडेक्स फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखेंगे तो जो इंडेक्स फिंगर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनसाइड होगी अंदर की तरफ बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। चार्ज एंटर कर रहा है 90 डिग्री पर, तो मिडिल फिंगर को हम रख लेते हैं 90 डिग्री पर, ये मिडिल फिंगर है और चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या होगा, चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो ऊपर की ओर अप्लाई होगा, ऊपर की ओर। मतलब चार्ज जो है, एक चार्ज है Q जो मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v से एंटर करता है। अब इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है QEB जिसके कारण इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो है इस चार्ज की डायरेक्शन, चार्ज की मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में है। तो इस पर जो फोर्स होगा वो ऊपर की ओर अप्लाई होगा। तो क्या होगा, ये जो चार्ज आ रहा था अब ये जो ना सीधा न जाकर ऊपर की ओर मूव करने लगेगा। क्लियर।
अब जब ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर इस पर जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन है ऊपर की ओर, जिसकी वजह से ये चार्ज जो है ऊपर की ओर मूव करने लगा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। अब देख लेते हैं कि जब चार्ज मूव करता हुआ इस पॉइंट पर आ जाएगा तो यहाँ पर अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो फिर से हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की ओर रखेंगे। तो चार्ज कहाँ जा रहा है, इस बार ऊपर की ओर जा रहा है, तो मिडिल फिंगर आ जाएगी ऊपर की ओर। तो थंब जो है इस बार लेफ्ट साइड में है, मतलब इस बार इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड में लगेगा, इस ओर। तो अब इस पॉइंट पर चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से चार्ज जो है लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है अब फिर से इसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो गई है, तो फिर से अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम इंडेक्स फिंगर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर को रखेंगे चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में, मतलब चार्ज जो है इस बार इस ओर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो थंब जो है ना नीचे की ओर है, मतलब इस बार फोर्स जो अप्लाई होगा वो नीचे की ओर अप्लाई होगा, इस तरह से। तो अब क्योंकि फोर्स जो है नीचे की ओर अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स नीचे की ओर अप्लाई होने की वजह से चार्ज जो है नीचे की डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। अब फिर से एक और बार यहाँ पर अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसके अकॉर्डिंग इंडेक्स फिंगर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मींस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज की मोशन की डायरेक्शन होगी। तो थंब जो है ना चार्ज पर लगने वाले फोर्स की ओर इंडिकेट करेगा। तो इस बार जो चार्ज पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट साइड में। तो क्योंकि फोर्स जो है इस बार राइट साइड में लग रहा है, तो इस बार चार्ज जो है राइट में जाने लगेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। चार्ज इस तरह से सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता रहेगा। क्लियर? क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करती है, तो सर्किल के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स, और उसको Fc से डिनोट करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का मास m है और वो v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो उस पर लगने वाला जो सेंट्रिपेटल फोर्स होता है वो होता है mv²/r। तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज है q, मान लेते हैं इसका मास जो है वो m है, और ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, और मान लेते हैं सर्किल की जो रेडियस है वो है स्मॉल r। तो सर्किल की रेडियस जो है वो है स्मॉल r, और चार्ज का मास मान लेते हैं स्मॉल m, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। तो इस पर अप्लाई होने वाला सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रिपेटल फोर्स। तो चार्ज पर अप्लाई होने वाला जो सेंट्रिपेटल फोर्स होगा वो होगा Fc, और Fc इक्वल क्या होगा mv²/r, जहां m मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है, और r उस पाथ की रेडियस है जिस पर ये रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ की रेडियस। अब ये सेंट्रिपेटल फोर्स उसे कहां से मिलेगा, ये सेंट्रिपेटल फोर्स मिलेगा चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अप्लाई मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज पर अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, Fm QEB sin थीटा, सॉरी QEB, वही फोर्स जो है चार्ज को रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पर सेंटर की ओर है। मतलब जो सेंट्रिपेटल फोर्स है वो कुछ और नहीं, चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ही है। तो इक्वेशन 1 है Fm = QEB, और इक्वेशन 2 है Fc = mv²/r, क्योंकि जो चार्ज को सेंट्रिपेटल फोर्स मिल रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स से मिल रहा है, तो इसलिए हम राइट कर लेंगे Fm = Fc। Fm की वैल्यू क्या है, QEB, और Fc की वैल्यू क्या है, v²/r, सॉरी mv²/r। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो v से v की एक पावर कैंसिल, r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो r इधर आ जाएगा, और QE डिवाइड में चला जाएगा, तो ये जाएगा mv/QB। तो इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी ना वो होगी r = mv/QB। अब क्योंकि चार्ज जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो वो जो है कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहती है, जिसकी वजह से जब वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो उस साइकिल में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड कहलाती है फ्रीक्वेंसी। तो अब इस चार्ज में जो है फ्रीक्वेंसी भी होगी, इसका अपना एक टाइम पीरियड भी होगा, तो हम ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो पहले फाइंड कर लेते हैं टाइम पीरियड।
टाइम फाइंड करने के लिए हम स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम यहां से टाइम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो इस फॉर्मूले से पहले हम टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड के लिए हम यहाँ पर वेलोसिटी v यूज कर लेंगे और डिस्टेंस जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हो जाएगी। तो अगर बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। डिस्टेंस जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल है और सर्किल की रेडियस जो है स्मॉल आर है, तो इसकी जो सर्कमफेरेंस हो जाएगी वो जाएगी 2 पाई आर। तो डिस्टेंस के प्लेस पर आ जाएगा 2 पाई आर और स्पीड जो है वेलोसिटी है, तो इसको हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर यहां से t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 पाई आर अपॉन v, 2 पाई आर, r क्या है mv अपॉन qv। तो जहां पर r है वहां पर राइट करेंगे mv अपॉन qv और v अपॉन में है तो उसे वहीं राइट कर लेंगे, v से v हो जाएगा कैंसिल। तो t इक्वल क्या हो जाएगा 2 पाई m अपॉन qv। ये हो जाएगा चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर पाथ पर टाइम पीरियड, मतलब उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा। इसको फाइंड करने के लिए हमें मास ऑफ चार्ज चाहिए होगा, चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल चाहिए होगा और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। क्लियर। अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ पे वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको f से भी डिनोट कर सकते हैं। चलो इसको f मान लेते हैं f। तो f इक्वल क्या होता है 1 अपॉन टी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो f इक्वल 1 अपॉन टी, जिसमें t की वैल्यू है 2 पाई अपॉन qb। तो 1 t के प्लेस पर राइट करेंगे 2 पाई m अपॉन qb। तो qb का जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो f इक्वल हो जाएगा qb अपॉन 2 पाई m। क्लियर। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर, मींस मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। और क्योंकि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा जो उसको मैग्नेटिक फील्ड से मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। और दोनों फोर्स जो है क्योंकि इक्वल हैं, तो इसलिए यहां से r की वैल्यू आएगी mv अपॉन qb। सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए चार्ज का अपना एक टाइम पीरियड भी होगा जिसका फॉर्मूला होगा t इक्वल 2 पाई m अपॉन qb और इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी f इक्वल qb अपॉन 2 पाई m। नेक्स्ट, तो अभी तक दो कंडीशन हो गई। कंडीशन 1 में चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में उसके पैरेलल डायरेक्शन में एंटर करता है, तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एक लीनियर पाथ पर सीधा निकल जाता है। लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है QEB, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगता है। और जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस सर्किल की अपनी रेडियस होती है r इक्वल mv अपॉन qb, उसका एक टाइम पीरियड और अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसके बाद कंडीशन थर्ड, तीसरी कंडीशन, कंडीशन थर्ड। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में उसकी पैरेलल डायरेक्शन में एंटर कराया। सेकंड कंडीशन में चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कराया। अब एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि एंगल 0 और 90 के बीच का कोई और हो, तो क्या होगा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर एंटर करता है। व्हेन चार्ज पार्टिकल enters in uniform magnetic field at an angle theta। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर एंटर करता है, तो मान लेते हैं कि ये जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है b, और एक चार्ज है q जो मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल थीटा पर v वेलोसिटी से
मूव कर रहा है। तो क्योंकि वेलोसिटी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड से एक एंगल बना रही है थीटा, मतलब जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी बी की डायरेक्शन है, और जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से एक एंगल बना रही है थीटा। तो इस बार हम चार्ज की वेलोसिटी को टू कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो v का थीटा एंगल पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा v cos थीटा। दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा v sin थीटा। अब अगर बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, जो v cos थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है v cos थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होता है, तो इसको पैरेलल कंपोनेंट भी कहते हैं और इसको v पैरेलल से डिनोट करते हैं। क्लियर? वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जो है v sin थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड v के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इसको v परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको राइट करते हैं v sin थीटा। तो v पैरेलल जो है पैरेलल डायरेक्शन में है, जो चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव कराएगा, जबकि v परपेंडिकुलर v sin थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जो चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल एक ऐसे पाथ पर मूव करेगा जो लीनियर भी होगा और साथ साथ जो सर्कुलर भी होगा, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट चार्ज को लीनियर पाथ पर बनाए रखने का प्रयास करता है, जबकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कराता है। तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो एक ऐसा पाथ होगा जो लीनियर और परपेंडिकुलर दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो ये कैसा पाथ होगा देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का पाथ होगा, ये कोई चार्ज Q है जो इस तरह के पाथ पर मूव करेगा। इस पाथ में हम दोनों चीजें देख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रहा है और साथ साथ वो आगे की डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है। आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहा है मतलब वो लीनियर मोशन कर रहा है, और क्योंकि सर्कुलेट हो रहा है तो इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो लीनियर पाथ और सर्कुलर पाथ के कॉम्बिनेशन से ये एक पाथ बनेगा जिसको कहते हैं हेलिकल पाथ। और इस हेलिकल पाथ में किन्हीं दो सर्किल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, किन्हीं दो सर्किल्स के बीच की, पास पास वाले सर्किल्स के बीच की, कंसेक्यूटिव सर्किल्स के बीच की, इसे कहते हैं पिच ऑफ पाथ। पिच ऑफ पाथ। तो पिच ऑफ पाथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive circles in a helical path is called pitch of path। तो ये जाएगी पाथ की पिच। अब आगे नेक्स्ट, तो अब हम इस पिच को फाइंड करेंगे। पिच जो है ना एक डिस्टेंस है दो कंसेक्यूटिव सर्कल्स के बीच की। तो ये जो है ना हम ये वाली डिस्टेंस मान सकते हैं, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, ये होती है पिच। पिच का फर्स्ट लेटर होता है पी, तो इसको पी से नोट करते हैं। अब ये पिच कैसे फाइंड करेंगे? तो पिच को फाइंड करने के लिए हमें पिच पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पिच जो है एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्पीड वाला। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस इक्वल क्या होगा? तो डिस्टेंस इक्वल होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड क्या है देख लेते हैं, क्योंकि जो पिच है वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो क्या है? v cos थीटा, और ये v cos थीटा क्या है? पैरेलल कंपोनेंट। तो पिच p फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, और साथ साथ चाहिए होगा टाइम। तो टाइम होता है टाइम पीरियड, कैपिटल T। P इक्वल v पैरेलल क्या है?
v cos थीटा, जबकि टाइम पीरियड क्या है 2 पाई m अपॉन क्यू वी। तो फाइनली जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा p इक्वल 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू वी। तो ये जो ना हेलिकल पाथ पर पिच ऑफ पाथ का फॉर्मूला है। पिच ऑफ पाथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्कल्स, और ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर? इस टॉपिक में अगर कहीं भी किसी को कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।